अभी आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन कैजुअलिटी के बारे में। और मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, प्रोफेसर हूँ मेडिकल फिजिक्स का एंड वर्किंग एट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, एम्स न्यू दिल्ली। और मैं जो कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे खुद को सीखना है, राइट। और मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं बाकी चीज़ों को बैठ करके समझूं और फिर आगे जा करके मैं समझाऊं किसी को। बट आई लव दिस थिंग्स कि सीखना और सीख करके अब दूसरे को सिखाना मुझे बहुत पसंद है। सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दोज थिंग्स आउट। तो मैं करता कैसे हूँ, मेरे वे ऑफ फंक्शनलिटी मेरी कैसी है कि मैं सबसे पहले जो भी स्टूडेंट को जो चीज़ें भी पढ़ाना होता है उसमें मैं सबसे पहले अपना ढूंढता हूँ कि व्हाट थिंग्स आई डोंट नो, प्रोबेबली आई नो बट आई डोंट हैव सो मच क्लियरिटी, या मुझे पता है लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। सो आई टेक अप दोज टॉपिक्स एंड आई गो लाइन बाय लाइन, मैं रीडिंग करता हूँ। कोई भी बुक पिकअप करता हूँ जो मुझे लगता है कि ये बुक अच्छी बुक है, जिसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सो ये इट इज जस्ट फॉर माई बेनिफिट, क्योंकि वो मेरा क्वेस्ट है कोई चीजें ढूंढना। तो आई विल बी गोइंग लाइक दिस। उसमें यदि किसी स्टूडेंट को फायदा हो जाता है या कोई इंटरेस्टेड है, वेल एंड गुड, नहीं तो आई एम जस्ट गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। So it is just purely for my own knowledge and for my own understanding. If it is becoming useful to you people, fine. कई बार क्योंकि स्टूडेंट के हिसाब से मैं नहीं चल सकता, इसलिए नहीं चल सकता कि उनके हर स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। किसी को बिल्कुल क्रिस्प चाहिए, किसी को डेप्थ में चाहिए, किसी को किसी तरीके से चाहिए, किसी को ड्रामेटिक फैशन में चाहिए, किसी को बाकी चीज़ें भाती हैं, किसी को कोई चीज़ें भाती हैं। So I cannot cater like this. So I am just going to help myself. उस हेल्पिंग में यदि किसी को बेनिफिट हो जाए तो इट्स गुड, फाइन। सो मैंने जो बुक जो पिकअप किया है वो बुक जो है मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये बुक पिकअप किया अपने आप को समझने के लिए कि यदि कोई टेररिस्ट इवेंट्स हो जाता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को इन्वॉल्व कर रहा है उस इवेंट में, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एंड आई फाउंड इट लाइक दैट कि एनसीआर पे रिपोर्ट जो है 138, इट कुड बी क्वाइट यूजफुल टू मी, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल करके ऐसे रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके क्रिस्प इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, उनके आइडियाज मिलेंगे, उनको समझने का एक बेसिक चीज जो होगा वो मुझे मिलेगा। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी हो जाएगी इस इवेंट्स को, इस टाइप के इवेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। And then I can further enhance my knowledge by looking at their references, जो references उन्होंने जहाँ पे कोट किया हुआ है, right? So ठीक है, right? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन कैजुअलिटी। इसके पहले के स्लाइड्स जो है हम लोग दूसरे इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। So this section addresses the on-scene management of radiation casualty. The treatment of patients who have received a significant whole body exposure and also patients who have inhaled radioactive material or who have wounds involving radioactive material. तो इस सेक्शंस में वो क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहला ऑन सीन मैनेजमेंट कैसे करना है रेडिएशन कैजुअलिटी का, जहां पे हुआ उस सीन पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट। और किसके किसके ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिसीव्ड ए सिग्निफिकेंट होल बॉडी एक्सपोजर। सिग्निफिकेंट होल बॉडी एक्सपोजर उन्होंने रिसीव किया है। ऑल्सो
पेशेंट हु हैव इनहेल्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल, इनहेलेशन भी हुआ, और हु हैव वुंड्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव मटेरियल। भाई लगा तो क्योंकि एक्सप्लोसिव पे लगा हुआ है और उसके साथ रेडियो एक्टिविटी भी चिपक गया। तो ये तीनों टाइप के पेशेंट्स का जो है कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द साइको सोशल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ए रेडियोलॉजिकल इवेंट्स आर ट्रीटेड इन सेक्शन 5। नेक्स्ट सेक्शन में जो साइको सोशल प्रॉब्लम जो है उसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। मतलब अभी एक और चैप्टर आएगा जो साइको सोशल जो चीजें जो है वो रिलेटेड कैसे हैंडल करना है उनका। ठीक है, आगे चले। ऑन सीन ट्राइएज, ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज ऑलवेज टेक्स प्रेसिडेंस ओवर मेजर्स टू एड्रेस रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन और एक्सपोजर। ये तो पहला फंडामेंटल है, राइट। हम लोगों ने जब वो वहां पर भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे डिकंटामिनेट करना है, क्या क्या चीजों जो ब्रीफ जो कर रहे थे आप लोगों के साथ, उसमें भी हमने बोला था कि हम कंटामिनेशन चेक करेंगे लेकिन किस चीज को पहले एड्रेस करना है वो डिपेंड होगा। यदि मान लो उसका मेडिकल कंडीशन अच्छा नहीं है तो सबसे पहले मेडिकल कैजुअल जो होगा वो चीज हैंडल होगा, उसके बाद कंटामिनेशन डिकंटामिनेशन करेंगे या जो भी रेडिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज ऑलवेज टेक्स प्रेसिडेंस ओवर मेजर्स टू एड्रेस रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन और एक्सपोजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरीज है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड या रेडिएशन एक्सपोजर से रिलेटेड जो भी चीज होगा उसको एड्रेस करेंगे। Individuals with such injuries should be stabilized if possible and immediately transported to medical facility. पहला काम क्या करना है, ऑन सीन पे जो भी है उसका काम क्या है कि ईच इंडिविजुअल को यदि इस टाइप की जो भी इंजरी हुई है उसको सबसे पहले क्या करना है, स्टेबलाइज करना है यदि पॉसिबल है तो, एंड इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द मेडिकल फैसिलिटी, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है। ये ऑन सीन की बात हो रही है वहां पे। इफ इट डज नॉट डिले द मेडिकल रेस्पॉन्स, एन इंडिविजुअल विथ रेडिएशन प्रोटेक्शन ट्रेनिंग should accompany the patient to provide radiation protection assistance. ये क्या बोला, if it does not delay the medical response, यदि जो मेडिकल जो फैसिलिटी उसको मिलना चाहिए उसमें कोई बाधा नहीं पड़ रही है, डिले नहीं हो रहा है, तो इंडिविजुअल्स विथ रेडिएशन प्रोटेक्शन ट्रेनिंग, जैसे मान लो कि हम लोग गए उसको हेल्प करने के लिए, जिनको रेडिएशन प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग अवेलेबल है, they should accompany the patient to provide radiation protection assistance. मतलब अब रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितना काम करना है उसको उसके साथ में होना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, राइट। जैसे डिकंटामिनेशन है, बाकी चीजें हैं जो हो सकता है वो उसको प्रोटेक्शन के लिए करे। जैसे मान लो कि वही वाली बात है ना कि उस समय पे वो कपड़े क्लोथ्स जो है क्लोथ्स रिमूव कर सकते हैं, उसको ये कर सकते हैं, कुछ काम जो है ड्यूरिंग भी करा जा सकता है इफ इट इज पॉसिबल देन। वही बात बोल रहा है, पहला लाइन तो यही बोल रहा है कि इफ इट डजंट डिले द मेडिकल रेस्पॉन्स तभी ये काम करना है। दिस इंडिविजुअल इज एन एडवाइजर टू द मेडिकल टीम एंड इज सबऑर्डिनेट टू द सीनियर मेडिकल पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट, राइट। हाँ मतलब जो भी इंडिविजुअल जो है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन वाला बंदा है, वो क्या है, दिस इंडिविजुअल इज एन एडवाइजर टू द मेडिकल टीम एंड इज सबऑर्डिनेट टू द सीनियर मेडिकल पर्सनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट। मतलब उसके साथ वो एक्कम्पनी कर सकता है, बाकी लोग भी होंगे, राइट। क्लियर, आगे चले। बहुत बढ़िया। The possibility of contamination on or in the patient may be determined in the field en route to treatment facility.
क्या बोला कि द पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन ऑन और इन द पेशेंट may be determined in the field in route to ट्रीटमेंट फैसिलिटी। मतलब ये बोल रहा है कि जो जब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से वहां तक और उसमें ऑलरेडी रेडिएशन प्रोटेक्शन वाला बंदा है मेडिकल टीम के साथ, तो बीच में भी पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन, उसको कहाँ पे कंटामिनेशन है उसके बारे में चेक कर लेना, और जो जो चीजें जो प्रोवाइड करना है वहां पे जब सीन से मेडिकल सेंटर तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस समय में वो ये डिटरमिन कर सकता है इसको कंटामिनेशन है नहीं है, और जो कुछ भी उसके लिए एक्शन ले सकता है यदि पॉसिबल है तो दे कैन डू इट आउट, राइट, टू द ट्रीटमेंट फैसिलिटी और एट ए हॉस्पिटल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगेन ये भी बात है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि उसका कंडीशन कैसा है, राइट। हो सकता है कि उसका कंडीशन ना हो, हिलना डुलना जो भी चीज है, मतलब यदि आप नहीं कर सकते उस समय पे लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि पॉसिबल है तो उसको उसी समय पे करना है। द हॉस्पिटल दैट विल रिसीव दीज पेशेंट्स शुड बी informed of the number of patients, the nature of their injuries and whether or not they are suspected of being contaminated। पहली चीज। अब क्या है कि ऑन द रूट में है बंदा, तो जिस हॉस्पिटल में हम लेकर के जा रहे हैं उसको, वहां पे पहले से आप इन्फॉर्म कर दो, उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। विल रिसीव, जो भी हॉस्पिटल जो पेशेंट को रिसीव करेगा, दे शुड बी इन्फॉर्म कि हम कितने पेशेंट्स लेकर के आ रहे हैं, हाउ मेनी पेशेंट्स वी आर कैरिंग इट आउट, राइट, एंड द नेचर ऑफ देयर इंजुरी, किस टाइप का उनको इंजुरी हुई है, और दूसरा वेदर और नॉट दे आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड, मतलब वो कंटामिनेटेड हैं या नहीं है। इसका इंफॉर्मेशन जितना जल्दी हो, जिस हॉस्पिटल में भी लेके जा रहे हैं आप उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। गुड, वेरी नाइस। अदर इंजर्ड पर्सनल्स शुड बी सॉर्टेड एंड treated according to a standard medical triage guideline, with exception that those who are contaminated should be separated so that they can receive a preliminary decontamination before or during transport to a hospital for final treatment। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अदर जो इंजर्ड पर्सनल्स हैं उनकी सॉर्टिंग करनी है कि इसको इंजरी है इसको नहीं है, जो जो इंजर्ड है उसको एक जगह पे लगा दो, एक लाइन में लगा दो, राइट, एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रायल्स गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन बनाई है कि भाई इनको क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपको इनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, विथ एक्सेप्शन दैट दोज हु आर कंटामिनेटेड, मतलब जो लोग कंटामिनेटेड है उनको नहीं, जो इंजर्ड ज्यादा है पहले उनको सेपरेट करेंगे, आफ्टर दैट जो उनमें से जो इंजर्ड है उनमें से जो कंटामिनेटेड है, ठीक है, राइट, एक्सेप्शन दैट दोज हु आर कंटामिनेटेड शुड बी सेपरेटेड सो दैट दे कैन रिसीव ए प्रिलिमिनरी डिकंटामिनेशन, मतलब उस समय पे जो भी डिकंटामिनेशन हो सकता है उसको वो वहां पे दो, और बिफोर और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल फॉर फाइनल ट्रीटमेंट, या तो ट्रांसपोर्ट के पहले जो प्रिलिमिनरी डिकंटामिनेशन हो सकता है, जैसे कपड़े उतार देना, गाउन लगा देना, तो एक तो कम हो ही गया, राइट, इफ इट इज पॉसिबल, या ये चीज जो बिफोर भी कर सकते हो या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़े। वेरी नाइस। The symptoms of individuals who have received large absorbed doses of radiation include nausea, vomiting, fatigability and weakness. The symptoms exhibited by individuals who have received a large absorbed dose are described, already हम लोग देख चुके हैं, right. The symptoms can also reflect an exposure to many toxic materials and also reported by some who experience great psychological stress। मतलब ये symptoms जो है क्या, nausea, vomiting, fatigability and weakness, ये
ये सिम्टम्स जो है दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट एन एक्सपोजर टू मेनी टॉक्सिक मटेरियल ऑल्सो, यदि टॉक्सिक मटेरियल से भी वो एक्सपोज हुए हैं तभी भी यही सिम्टम आते हैं, राइट। एंड आर ऑल्सो रिपोर्टेड बाय सम हु एक्सपीरियंस ग्रेट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उस केस में भी नौशिया, वोमिटिंग, वीकनेस, फैटिगेबिलिटी महसूस होती है। Because of the large absorbed doses required to cause these symptoms, it is unlikely that they are caused solely by radioactive contaminations that may be present on the patient body. मतलब ये भी बात दिमाग में रखना है आपको स्पेशली कि ये सिम्टम जो है नौशिया, वोमिटिंग और फैटिगेबिलिटी और वीकनेस जो है लार्ज डोज पे होता है, तो ये सिर्फ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन से ऐसा हुआ होगा, इट इज वेरी अनलाइकली। हम लोगों ने और भी चीज याद रखिएगा कि हमने वो भी डिस्कस किया था कि जब भी वो लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसके साथ एक्सप्लोसिव के साथ यूज करते हैं तो वो भी लो स्पेसिफिक मटेरियल का ही होता है, कम ही का होएगा, क्योंकि वो बना के टैग करते होगा तो उनको भी एक्सपोजर का खतरा है। अनलेस एंड अनटिल दे हैव गॉट एक्सपर्टाइज और टेक्निकल एक्सपर्टाइज है कि उसको कैसे बाइंड करेंगे या और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ताकि उनका एक्सपोजर रिड्यूस हो जाए। न्यूक्लियर वेपन्स में हो सकता है, राइट, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स भी में भी हाँ वो बाकी चुराना, बाकी चीजें करना, मतलब मिला जुला करके कोई बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी कि एयर कंटामिनेशन नहीं होगा उनके बॉडी पे जिसके चलते ये सारे सिम्टम आएंगे। तो ये चीज अवेयर रहना है, क्योंकि ये सारे काम जो होंगे वो अब जो बंदा रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड है उसको तो ये बिल्कुल क्लियर कट जानकारी होना चाहिए, एंड दे शुड बी कन्विंस, दे मस्ट कन्विंस देमसेल्फ फर्स्ट कि भैया ये चीज वेरी अनलाइकली है। क्योंकि पता क्या है, उसके बाद मीडिया जिसको नहीं पता है वो 10 क्वेश्चन दागने वाले हैं आपके ऊपर और आपको डिफ्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपका नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय पर कि आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आप भी उस समय स्ट्रेस में रहोगे। ठीक है, चलें आगे। पेशेंट्स who have no evidence of external contamination but are likely to have internal contamination as a result of wound and inhalation or ingestion of radioactive materials may be treated in routine medical or emergency rooms। यदि मान लो कि जिनको कोई एविडेंस नहीं है कि उनको एक्सटर्नल कंटामिनेशन होगा, राइट, बट आर लाइकली टू हैव इंटरनल कंटामिनेशन एज ए रिजल्ट ऑफ वुंड इन एंड इनहेलेशन और इंजेशन का डाउट है कि उनको इंटरनल कंटामिनेशन हुआ होगा, मे बी ट्रीटेड इन रूटीन मेडिकल और इमरजेंसी रूम। क्योंकि उसके एक्सटर्नल कंटामिनेशन नहीं है तो इसको वहां पे दे सकते हैं, मतलब उसका ट्रीटमेंट वैसे हो सकता है। एक्सटर्नल कंटामिनेशन वाले को अलग करना पड़ेगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी उसकी बॉडी पे है, वो स्प्रेड करेगी, वो करेगी तो प्रॉब्लम होएगी, बहुत ज्यादा कंटामिनेशन। ठीक है। हाउएवर ब्लड, वोमिटस, यूरिन और फेसेस मे बी कंटामिनेटेड एंड शुड बी हैंडल विथ केयर। किसका? ये लोग जो इंटरनल जिनका है और उनको हमने क्या किया, नॉर्मल रूटीन जो मेडिकल और इमरजेंसी रूम है वहां पे ट्रीट कर रहे हैं, तो उस समय पे क्योंकि वहां पे वोमिटस, यूरिन और फेसेस जो है वो कंटामिनेटेड होंगे, ये तो आइडिया तो होना ही चाहिए ना, और आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा जो लोग भी उसको मदद कर रहे हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट सेज शुड बी हैंडल्ड विथ केयर। ठीक है। Patients with large amount of radioactivity embedded in a wound warrant special attention because activated metal can contain radionuclides with very high specific activity and there may be a significant exposure hazard to treatment personnel. What does it says? It says कि patient जिसको large amount of radioactive जाकर के इम्बेड हो गया हो वुंड में, राइट, तो उस केस में स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। क्यों?
क्योंकि जो एक्टिवेटेड मेटल जो है, जो वो हो सकता है कि इट कैन कंटेन रेडियो न्यूक्लियाइड विद वेरी हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी हो सकती है। एंड उस केस में यदि वो भारी वेरी हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी है उस मेटल में, तो उस केस में जो भी पर्सनल उसको मदद करेगा या उसके आसपास में है, दे कैन रिसीव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर रेट टू ट्रीटमेंट पर्सनल। मतलब उसको जो भी उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सपोजर लगने के चांसेस ज्यादा हैं। Dose equivalent rates from such fragments may be as high as 1 sievert per hour. ठीक है, very close to the object, 1 sievert per hour, very close to the object. Such incidents could occur from an explosion in the reactor of a nuclear power plant, or from an explosion in the reactor of a nuclear power plant, or from an RDD. रेडियो जो एक्सप्लोजर, जैसे RDX तुम बोलते हो, RDD। ठीक है, आगे चले। Individuals who are only externally contaminated and not otherwise injured should preferably be decontaminated at some place other than a hospital. ठीक है, क्या बोला? इंडिविजुअल्स हु आर ओनली एक्सटर्नल कंटामिनेटेड, लेकिन उनको कोई इंजुरी नहीं है, नॉट अदरवाइज इंजर्ड, शुड बी प्रेफरेबली बी डिकंटामिनेटेड एट सम प्लेस अदर देन ए हॉस्पिटल। क्योंकि उसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, इंजरी नहीं हुई है, तो उसका डिकंटामिनेशन आप दूसरी जगह कर सकते हैं। टेकिंग सच पर्सन्स टू ए हॉस्पिटल विल डाइवर्ट needed medical resource from critically injured patients। ठीक है, क्योंकि इसलिए उसको नहीं करना है उधर, क्योंकि ऑलरेडी यदि मान लो कि वो बंदा जिसको जरूरत नहीं है और यदि उसको वहां पे हॉस्पिटल में आप डाल रहे हो, राइट, तो मेडिकल टीम का जो अटेंशन जो है वो दूसरी जगह से आने वाला है। प्लस कंटामिनेशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, एक्सटर्नल कंटामिनेट रहेगा हॉस्पिटल में। हाँ वो तो होगा। क्या? अगर एक्सटर्नली कंटामिनेटेड पर्सन हॉस्पिटल में आएगा तो वो दूसरों को भी कंटामिनेट कर सकता है। हाँ वो करेगा, लेकिन आपको पता तो है कम से कम कि भाई ये कंटामिनेटेड है और आपको डिकंटामिनेट करना है। वो तो बोल रहा है कि यदि आपके पास पॉसिबल है तो उस पर्सन को आप दूसरी जगह पे डिकंटामिनेट कर दो, मेडिकल हॉस्पिटल में मत लेके आओ जहाँ पे इंजर्ड पेशेंट है। अदरवाइज भाई इंजर्ड पेशेंट्स का भी तो डिकंटामिनेशन करना पड़ेगा ना, तो वो तो ये स्पेस और बाकी चीजें भी तो ऑक्युपाई तो हो ही रही है, वो अननेसेसरली आएगा। उसको यदि जरूरत नहीं है मतलब मेडिकल की, तो फिर उसको दूसरी जगह कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। बाकी तो हो सकता है कि और भी कोई मतलब हो। ठीक है, नाउ अब उसकी बात बोल रहा है कि पेशेंट रेडियोलॉजिकल असेसमेंट की बात बोल रहा है। आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर, क्योंकि यहाँ से फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, यहीं पे बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ, चलो।